हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार डिस्कस करने वाले हैं। बिहार से रिलेटेड हम एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करने का कोशिश करेंगे और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। दोनों लैंग्वेज वाले स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद होगा, अच्छे से समझाएंगे। इसमें टॉपिक क्या क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरा टॉपिक। सबसे पहले यूरोपियन कंपनीज और बिहार, कि कैसे यूरोपियन कंपनीज बिहार में आए। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बिहार से रिलेटेड है बैटल ऑफ बक्सर, परमानेंट लैंड सेटलमेंट, रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या हुआ था, बहावी मूवमेंट, ब्रिटिश राज, होम रूल मूवमेंट, बिहार एंड द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वराजिस्ट मूवमेंट, साइमन कमीशन, बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ, कंप्लीट इंडिपेंडेंट रिजोल्यूशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, किसान सभा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, फर्स्ट कांग्रेस कैबिनेट, क्विट इंडिया मूवमेंट, बिहार एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सारे टॉपिक हमें करने हैं। क्लियर? तो क्योंकि हम एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे ट्राइबल मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें जिस बुक का मैंने मदद लिया है वो अरिहंत पब्लिकेशन का है, नो योर स्टेट करके बुक का नाम है, नो योर स्टेट। 95% क्वेश्चन इसी से आते हैं। कभी कभार एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, वो क्वेश्चन हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना तो उससे वो कर लेंगे, वो रिपीट हो जाएगा। तो इस बुक, क्योंकि ये बुक मान 200 पेज के है, 200 प्लस पेज के हैं, जिसमें यहाँ पे हम अगर इकोनॉमी कराएंगे तो हम उससे डेटा लेंगे इकोनॉमी सर्वे और बजट से। तो हम यहाँ पे इकोनॉमी सर्वे, बजट भी बिहार का डिस्कस कर लेंगे और बाद में करंट अफेयर्स में बिहार के स्कीम भी हम डिस्कस कर लेंगे। या नहीं तो मैं कोई ऐसा बता दूंगा नोट्स या कोई वीडियो जिसमें बिहार के करंट अफेयर्स अच्छे से कराएं, कोई यूट्यूब पे वीडियो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिहार के स्टैटिक डिस्कस करें। बिहार का बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, बीपीएससी, सीडीपी वगैरह एग्जाम आने वाले हैं, उसके लिए चलिए। सबसे पहला है यूरोपियन कंपनीज एंड बिहार। देखो, बिहार फेमस है बहुत सारे चीज़ों के लिए। बिहार बहुत चीज़ों के लिए फेमस है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, यहाँ टेक्सटाइल प्रोडक्ट अच्छे से बन जाता है। उसके अलावे यहाँ पे इंडिगो की खेती होती थी। उसके अलावे यहाँ पे सॉल्ट पीटर मिलता था। तो इन चीज़ों के लिए ये क्या है, ये एक ल्यूक्रेटिव चीज़ थी जिससे जो विदेशी कंपनियां थी बिहार में आना चाहती थी। क्लियर? तो अब क्वेश्चन होता है, सबसे पहले जो कंपनी आई थी बिहार में वो आई थी पुर्तगीज कंपनी। वैसे तो इंडिया में आई थी 1498 में, लेकिन बिहार में भी आई थी। एक्चुअली देखो, क्योंकि आपको पता है पहले बंगाल और बिहार एक साथ था, तो पुर्तगीज ने जो अपना हेडक्वार्टर बनाया था वो तो हुगली में बनाया था, लेकिन हुगली से वो बिहार आते थे। एक जो सी रूट नहीं बोल सकते, रिवर रूट के होते हुए, रिवर से होते हुए आते थे। फ्रिक्वेंटली वो वाटर चैनल या रोड से होते हुए वो हमेशा आते थे। अब हुआ क्या, ये तो हुआ पुर्तगीज। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फैक्ट्री बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फैक्ट्री बनाई। कहाँ पे फैक्ट्री बनाई? आलमगंज में एक फैक्ट्री बनाई। आलमगंज में एक फैक्ट्री बनाई 1620 में, लेकिन अगले साल ही 1621 में ये फैक्ट्री बंद हो गई। ठीक है ना? आलमगंज में एक फैक्ट्री बनाई, और फैक्ट्री बनाने का मेन मकसद इनका था कि ये चाहते थे सॉल्ट पीटर। क्लियर? लेकिन एक साल, अगले साल ही इनका फैक्ट्री बंद हो गया। क्यों? कुछ कारण थे बंद हो गया। फिर कंपनी ने ऑलमोस्ट 30 साल बाद 1651 में इसको रिवाइव किया। क्लियर? 1651 में फिर से कंपनी ने क्या किया, इसको रिवाइव किया। ठीक है, इतना क्लियर है ना? उसके बाद जो कंपनी की जो फैक्ट्री थी उसमें अभी प्रिंटिंग प्रेस चलता है। कंपनी की फैक्ट्री जहाँ थी उसका नाम है गुलजार बाग। यहाँ पे अभी प्रिंटिंग प्रेस चलती है। तो एक पुर्तगीज आए थे, हुगली रिवर के पास अपना वो हेडक्वार्टर बनाया था, और उसके बाद वो बिजनेस करते थे। ठीक है ना? पटना आते थे वाटर या रोड से। क्लियर? उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आलमगंज में फैक्ट्री बनाई थी, अगले साल बंद हो गया। अब डच कंपनी भी आई थी, कब? 1632 में, और उसने अपना फैक्ट्री बनाया पटना कॉलेज जो अभी है प्रेजेंटली उसके नदन पार्ट में। और उसके बाद
और भी कंपनी आई थी, जैसे डच भी, देखो डच भी या कोई भी आएगा उसका फोकस एरिया तो यही होगा ना कि टेक्सटाइल, सॉल्ट पीटर, इवन फूड ग्रेन भी, क्योंकि आपको पता है नदर्न प्लेन में बिहार बिलोंग करता है और यहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इवन फूड ग्रेन से रिलेटेड भी ये आते थे। ठीक है, उसके बाद आए थे डेन्स, 1774 में डेन्स आए। इनका जो हेडक्वार्टर है फैक्ट्री, उसका नाम है नेपाली कोठी, पटना के पास है। समझ में आया? हुगली रिवर पे पहले पुर्तगीज बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी आलमगंज, डच आया 1632, डेन्स आया 1774। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर, क्रोनोलॉजी में ऑर्डर में बैठाने के लिए कहूँ कि सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले पुर्तगीज, उसके बाद ब्रिटिशर्स का ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद डच, उसके बाद डेन्स। ये आप कर सकते हो। फोकस एरिया सबका यही था, टेक्सटाइल, इंडिगो, सॉल्ट पीटर या फूड ग्रेन। चलिए नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी और बिहार से रिलेटेड इसमें दो टॉपिक है, बैटल ऑफ बक्सर और परमानेंट लैंड सेटलमेंट। बैटल ऑफ बक्सर में दो टीम थी। देखो, जब इससे पहले 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, ये हमें पता है। इसमें सिराज उदौला की हार हो गई थी। जो बंगाल की, जो बैटल ऑफ प्लासी थे, दो टीम के बीच थी। एक तो टीम थी बंगाल और एक टीम थी ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश की इसमें जीत हो गई, बंगाल की हार हो गई। जो हारे थे उनका नाम था सिराज उदौला। सिराज उदौला के बाद राजा बने थे मीर जाफर। मीर जाफर को हटा दिया गया, ब्रिटिश ने हटा दिया, कोई उनसे टेंशन हो गया तो मीर जाफर, क्योंकि ये सब जो कठपुतली थे मीर जाफर या मीर कासिम। फिर मीर कासिम ने क्या किया, थोड़ा अपना रूप दिखाना शुरू किया, क्योंकि उनको लगा मीर कासिम को कि हम नवाब है तो नवाब की तरफ बिहेव करेंगे ना, इंग्लैंड का थोड़ी हमेशा सुनेंगे। तो मीर कासिम ने थोड़ा अपनी बात रखनी शुरू की, इसको हटा दिया गया। तो मीर कासिम अब एक विद्रोही बन गया ब्रिटिश का। तो एक लड़ाई होता है ब्रिटिश, बैटल ऑफ बक्सर में। एक तरफ थे एमबीए और एक तरफ थे ब्रिटिश। एमबीए में कौन कौन थे, एक तरफ मुगल, बंगाल और थे अवध, तीनों थे। बंगाल के नवाब मीर कासिम गया इन दोनों के पास, सर हम लोग के साथ दीजिए, हम लोग के साथ लड़िए। तो मुगल के तरफ से थे शाह आलम II, अवध के जगह तरफ से थे शुजा उद दौला। ये लड़ाई कब हुई थी, 1764 में। ऑब्वियसली ब्रिटिश की जीत हो गई। और जब ब्रिटिश ने जब जीता तो उसके बाद क्या किया, ब्रिटिश ने कई ट्रीटी साइन किए। ट्रीटी का नाम क्या है, इलाहाबाद ट्रीटी। सबसे पहले याद करिए, एमबीए के तरफ से कौन कौन थे, ब्रिटिश के तरफ से जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो थे हेक्टर मुनरो। उसके बाद इलाहाबाद ट्रीटी में ब्रिटिश के तरफ से कौन था, लॉर्ड क्लाइव। और इधर से दो ट्रीटी साइन हुआ, एक ट्रीटी हुआ साइन 12 अगस्त को और एक ट्रीटी साइन हुआ 16 अगस्त को। ठीक है ना, 12 अगस्त को ट्रीटी साइन हुआ मुगल के साथ और 16 अगस्त को टाइम साइन हुआ अवध के साथ। ठीक है ना, 12 अगस्त को मुगल के साथ और 16 अगस्त को इसके साथ, अवध के साथ। मुगल के साथ साइन हुआ ना, तो मुगल से इन्होंने क्या मांग लिया, मुगल से इन्होंने मांग लिया कि भाई आप हमको दीवानी राइट दे दो। ठीक है ना, दीवानी राइट। इसका मतलब क्या, दीवानी राइट का मतलब इनको मिल गया। इसका मतलब दीवानी राइट का मतलब ये रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन भी करेंगे। किस किस एरिया में, बिहार एंड बंगाल वाले एरिया में। और अवध से भी इनको कुछ एरिया मिल गया। 16 अगस्त को हुआ, अवध से कुछ एरिया मिला और साथ में साथ अवध से भी कुछ ऑब्वियसली पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, पैसा वैसे मिल गया। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ब्रिटिश संभालेंगे कैसे इस एरिया को।
मतलब जो बिहार में दीवानी राइट मिला, तो दीवानी राइट के साथ ये भी तो इन्होंने बोला कि भाई मुझे एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है बिहार वाले एरिया में। तो ब्रिटिश ने क्या किया, मतलब ब्रिटिश उस समय नहीं थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, बिहार में एक डेप्यूटी गवर्नर घोषित किया। डेप्यूटी गवर्नर, पहले डेप्यूटी गवर्नर थे सिताब रॉय। किसने इसको बनाया, किसने इसको किया, रॉबर्ट क्लाइव। में तो हमें पता ही है रॉबर्ट क्लाइव, जो यही रॉबर्ट क्लाइव है जिन्होंने क्या किया, इलाहाबाद ट्रीटी साइन की। रॉबर्ट क्लाइव की बात हो गया, सिताब राय को बना दिया। सिताब राय के बाद एक और इंसान को बनाया। दो गवर्नर बहुत फेमस है, एक सिताब राय थे, एक बाद में राजा नारायण सिंह। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक, अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है क्योंकि 70-70 आने वाला है। ध्यान देना, सब कुछ अभी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आने वाला है समय 70-70 में फेमाइन आ जाता है। फेमाइन आ जाता है तो ब्रिटिश के सामने, ज़्यादातर ब्रिटिश को कुछ पता नहीं होता है। ब्रिटिश ने क्या किया, पहले एक ऑफिस बनाता है जिसका नाम है रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना ये बनाता है 1770 में। ठीक है, उसके बाद ये उतना अच्छा से काम नहीं कर रहा था, इसलिए एक नया ऑफिस फिर बना लेते हैं। क्या नाम था उसका रखते हैं रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार। ये कब बनते हैं, 1783 को। रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार 1783 को। लेकिन मतलब 1781 को फिर से बिहार और बंगाल वाला एरिया में फिर से क्या आ जाता है, फेमाइन आ जाता है। बिहार और बंगाल वाले एरिया में फिर से फेमाइन आ जाता है। अब तो कुछ चाहिए जगह जहाँ पे ये फूड ग्रेन को संभाल के रख सके, इसलिए इन्होंने फिर गोल घर बनवाते हैं। गोल घर जो कि फेमस कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। किन्होंने बनाया, कौन से कैप्टन ने, नाम याद करो, कैप्टन जॉन गार्स्टीन। कब बनाया, 1786 को। क्लियर है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार के लिए एक डिप्टी गवर्नर बनाया, नाम है सिताब रॉय। बाद में एक और डिप्टी गवर्नर बनाते हैं राजा नारायण सिंह। कौन बनाते हैं, रॉबर्ट क्लाइव। 1770 में फेमाइन आता है तो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना बनता है 1770 में। उसके बाद रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार बनता है 1781 में। फिर से बिहार एरिया में, बिहार बंगाल में फेमाइन आता है। फूड ग्रेन को एकत्रित रहने के लिए गोल घर बनाते हैं, जिसका कौन बनाते हैं, कैप्टन जॉन गार्स्टीन। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, बताइए। ठीक है, और इस समय जब गोल घर बनाया गया था तब गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि आपको पता है 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में जो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था उसका नाम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, और वो उस जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे वही बने थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं परमानेंट लैंड सेटलमेंट। परमानेंट लैंड सेटलमेंट, देखो क्योंकि ब्रिटिश को अब चाहिए था पैसा, तो परमानेंट लैंड सेटलमेंट ब्रिटिश ने लाया। किस किस एरिया में, एरिया पहले देख लेते हैं। एक तो है बंगाल वाला एरिया, बंगाल बिहार उड़ीसा तो एक ही साथ था ना, उड़ीसा वाला एरिया, प्लस बनारस जो था ना उसका कुछ डिस्ट्रिक्ट, बनारस का कुछ डिस्ट्रिक्ट। उसके अलावे जो मद्रास था, मद्रास का सिर्फ नदन डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर में कुछ जिले थे उसको। ठीक है ना। जब परमानेंट लैंड सेटलमेंट आया, वो सिस्टम कैसा था, देखो यहाँ पे थे ब्रिटिशर्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे थे फार्मर, बहुत सारे पीजेंट जो भी हो। ब्रिटिश ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बीच में कुछ लोगों को जमींदार बना दिया। जमींदार वही लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा पहले से ज़मीन थी, जिनकी माली हालत पहले से ही सही थी। तो जमींदार को क्या बोला गया कि भाई तुम इस पूरे गांव के
जमीन के मालिक हो। जमींदार को क्या बोला गया कि भाई तुम इस पूरे एरिया के जमीन के मालिक हो, बस तुम क्या करो, तुम टैक्स वसूल के लाओ और उसमें से 1/11 पार्ट खुद रखना और 10/11 पार्ट आके चुपचाप मुझे दे देना। समझ में आया ना? जमींदार को बोला कि तुम इस जमीन के मालिक हो, लेकिन तुम क्या करना, 1/11 पार्ट मुझे देना, खुद रखना, ठीक है ना, तो अपना खर्चा चलाना, और 10/11 पार्ट मुझे दे देना। लेकिन इस सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था, ठीक है, क्योंकि जो जमींदार के पास ऐसा पावर था ना कि वो फ्री टू फिक्स कर सकते हैं, मतलब वो फ्री थे रेंट को फिर से फिक्स करने में। मतलब रेंट बिल्कुल फिक्स नहीं था, ब्रिटिश फिक्स करके नहीं गए थे, ये लोग क्या कर सकते थे, मतलब ये लोग फिर से फिक्स कर सकते थे। इस केस में हुआ क्या, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म आ गया। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, जैसे जमींदार यहाँ पे है, इसको बोलेगा भाई कोई, जैसे इसको आप बोल दोगे, अब भैया आप इतना क्यों टाइम लगा रहे हो उछलने में, आप जाओ, आप घर बैठे आप आराम करो, मैं आपको इससे ज़्यादा ही आपके घर में पहुँचा दूंगा, जितना आपको मिलता है उससे ज़्यादा ही पहुँचा दूंगा, लेकिन मैं चूसूंगा किसको, पीजेंट को मैं चूसूंगा। तो समझ रहे, चाहे एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म आए तो इससे चूसाता कौन है, पीजेंट। लेकिन अब पीजेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं, तो पीजेंट क्या करेगा कि इनको टैक्स देना है ना ब्रिटिशर्स को, तो कभी कभी फसल नहीं हो पाता है, तो पीजेंट ने क्या किया, मनी लेंडर के पास गए और बोला कि भाई भाई प्लीज़ पैसे दे दो ना थोड़ा, क्योंकि इस साल तो फसल नहीं हुआ है, लेकिन ब्रिटिशर्स मानेंगे नहीं। तो मनी लेंडर बोलते हैं हाँ भाई दे देंगे तुमको, लेकिन तुम क्या करो, अपने ज़मीन का कागज़ पुर्जा सब ला के मेरे पास रख दो, अगर भाई नहीं लौटाओगे तो तुम्हारा ज़मीन हम रख लेंगे ना। यही करता था, और एक बार ही आप मनी लेंडर से इसमें पैसे ले लिए तो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड होता था कि वो कभी चुका ही नहीं पाते थे। क्लियर, मतलब बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होती, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि अगले साल इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पीजेंट बहुत बुरी तरह फंसे थे इसके बाद, और यहाँ पे फ़ायदा उठा रहा था जमींदार। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने फिर दूसरे लैंड रिफॉर्म्स लाए, उसके अलग अलग नाम है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और चीज़ है, लेकिन ऑलमोस्ट 100 साल बाद, क्योंकि 1793 में पीजेंट यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट आया था, परमानेंट लैंड सेटलमेंट। 1885 में एक एक्ट आता है जिसका नाम था बंगाल टेनेंसी एक्ट। ये पहली बार, क्योंकि अभी तक सब सिर्फ जमींदार के बारे में सोचता, पहली बार पीजेंट यानी टेनेंट्स के बारे में सोचता है। टेनेंट्स वो लोग होते हैं जो वो जो ज़मीन रेंट पे लेते हैं, ठीक है ना, और उसका ये भी तो रेंट के बराबर हुआ ना, क्योंकि जमींदार ने आपको दिया खेती करने को, तो आप मतलब रेंट पे लिए हो ना। तो बंगाल टेनेंसी एक्ट आया कब, 1885, जो बात करता है किसके, पीजेंट के लिए बात करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखो इसमें क्या है, पहली बार हुआ क्या, इस समय समझो। पहले 1857 के एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, देखो मैंने पिछले बार बताया ना, पहले थे गवर्नर ऑफ बंगाल, उसके द रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इसको हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलने लगे। 1833 के एक्ट के बाद इसको हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलने लगे। लेकिन 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद इसको हम वायसरॉय बोलने लगे। समझो इस समय जो रहे होंगे वो कौन रहे होंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे होंगे, जिसका नाम क्या था इस समय, लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था, लॉर्ड कैनिंग था। तो जो रीजन था रिवोल्ट के, तो हमें पता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, सोशियो रिलीजियस और मिलिटेंसी, बहुत सारे कारण थे। ये कारण सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन होता है, बिहार प्रोविंस को एक्चुअली हम बोलते क्या थे। देखो एक तो प्रोविंस मेन कौन था, बंगाल वाला प्रोविंस, ठीक है ना। बंगाल प्रोविंस का पार्ट था एक पटना, मतलब बंगाल प्रोविंस का क्या पार्ट था, पटना डिवीजन, हम ऐसा बोलते थे, ठीक है ना।
बंगाल प्रोविंस को हम बंगाल प्रोविंस का पटना डिवीजन, यहाँ पे बिहार था। पूरे जब हम बंगाल बोलते हैं इसका मतलब पूरा बिहार नहीं है, मतलब पूरे का बात नहीं करता हूँ हम, इसलिए मोर स्पेसिफिकली बात करते हैं हम, ये यहाँ करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन होता है जो पटना डिवीजन हम बात करते हैं इसके अंदर एक बिहार था, समझ आया ना। बंगाल प्रेसिडेंसी का पटना डिवीजन, इसके अंदर टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट थे। 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक थे पटना, एक थे चंपारण, एक थे सारण, एक थे शाहाबाद, एक थे तिरहुत, एक थे बिहार, ठीक है। समझ लेना कि बंगाल प्रेसिडेंसी का पटना डिवीजन है, उसमें टोटल 6, समझ में है ना कि बंगाल प्रेसिडेंसी का पटना डिवीजन है, उसमें टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है, पटना, चंपारण, सारण, शाहाबाद, तिरहुत और बिहार। सबसे पहले रिवोल्ट स्टार्ट होता है 12 जून 1857 को बिहार के देवघर में, ध्यान देना 12 जून 1857 में देवघर डिस्ट्रिक्ट में, देवघर डिस्ट्रिक्ट पता है अभी कहाँ पे है, झारखंड में, ठीक है ना। और स्टार्ट हुआ कहाँ पे, उस जगह का नाम था 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट में, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पर रिवोल्ट हो रहा है 12 जून 1857 को रिवोल्ट हुआ 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट में देवघर में। अब यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे 2 इंग्लिश ऑफिसर को मार दिया गया। एक का नाम था, 2 इंग्लिश ऑफिसर को मार दिया गया, एक का नाम था लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और एक का नाम था सर्जन डॉक्टर ग्रांट, जो सर्जन थे, सर्जन डॉक्टर ग्रांट। देखो 12 जून 1857 को रिवोल्ट हुआ, उसमें ब्रिटिश के 2 ऑफिसर की हत्या हो गई, एक था नॉर्मन लेस्ली और जो सर्जन थे डॉक्टर ग्रांट। तो अब क्वेश्चन होता है कि ये रिवोल्ट हुआ था, लेकिन इस रिवोल्ट को क्रश किसने किया, इस रिवोल्ट को क्रश किया मैकडोनाल्ड ने, ठीक है। एक तो ये रिवोल्ट हो गया 12 जून 1857 को देवघर में, कहाँ पे 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट में 2 ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या हो गई, नॉर्मन लेस्ली और सर्जन डॉक्टर ग्रांट। और इस जो रिवोल्ट हुआ था उसको क्रश किसने किया, मैकडोनाल्ड ने। क्लियर। अब आगे हम चलते हैं। अब हुआ क्या, एक तो हो गया, दूसरा रिवोल्ट होता है, एक तो 12 जून को हुआ है, दूसरा रिवोल्ट होता है 3 जुलाई को, कहाँ पे, पटना में। स्टार्ट किसने किया, एक बुक सेलर था जिसका नाम था पीर अली, ठीक है ना। इसने इंग्लैंड के जो ओपियम ट्रेडर जिसका नाम था डॉक्टर लाइल, इसको मार दिया, ठीक है ना। इस केस में लगभग 17 लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया गया, ठीक है ना, इस इवेंट के बाद। तो चला 3 जुलाई को पटना में किसने किया, पीर अली एंड ग्रुप ने क्या किया, डॉक्टर लाइल जो कि ओपियम का ट्रेड करते थे उसको मार दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद 17 लोगों को फांसी चढ़ा गया। 3 जुलाई के बाद आते हैं 25 जुलाई। इसमें क्या हुआ, दानापुर कैंट में भी रिवोल्ट हो गया, दानापुर कैंट, ठीक है ना। इसके बाद तो पूरे बिहार में फैल गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल न्यूट्रल में थे, मुंगेर। लेकिन जो ब्रिटिश का साथ दे रहे थे वो थे दरभंगा, डुमराव और हथवा के महाराजा लोग। ये ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, किस माध्यम से, ब्रिटिशर्स को आदमी सौंपते थे, ब्रिटिशर्स को मनी देते थे, लेकिन ये दरभंगा, डुमराव और हथवा ये सब ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे, समझ में है ना। मुंगेर वगैरह तो शांत था, लेकिन सब 1857 का नाम आए और बाबू कुंवर सिंह जी का नाम नहीं आया, तो ऐसा हो सकता है बाबू कुंवर सिंह जी जो थे वो थे जगदीशपुर के थे, ठीक है ना। और ये जो राजपूत हाउस था ना उससे बिलोंग करते थे, राजपूत हाउस। और एक्चुअली ये कौन सा है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, भोजपुर।
ठीक है। 80 साल के एज में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ते हैं। लगभग 4,000 सोल्जर को ये अपने साथ रखे थे। कई सारी लड़ाई जीती। तो जो लड़ाई जीती उन्होंने, उसमें 2 नाम एग्जाम इम्पॉर्टेंट है, 2 जगह। एक तो उन्होंने आरा में लड़ाई जीती, आरा में, और सेकेंड उन्होंने लड़ाई जीती आजमगढ़ में। आजमगढ़ में जब लड़ाई जीती तो उसमें किसके साथ मिलकर किया? नाना साहब के साथ। ठीक है, आरा में खुद अकेले, नाना साहब के साथ कहाँ पे? आजमगढ़ में। ठीक है, तो इतना तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऑलमोस्ट 3 वीडियो हो जाएगी, इसमें कम से कम 25 मिनट की। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आपको लुसेंट ऑब्जेक्टिव या राकेश यादव सर की ऑब्जेक्टिव या क्राउन जीके और एनसीईआरटी समरी, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलके कराते हैं, और इसमें ये इंग्लिश बुक है, हिंदी में समझाते हैं, और ये दोनों तो बहुत डिटेल में। अगर इसको ज्वाइन करना है तो आप सिंपल इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच।